नमस्कार, स्वागत है आपका ईटी नाउ स्वदेश पर। मैं हूं आपके साथ पूजा त्रिपाठी और आप देख रहे हैं योर स्टॉक्स। और इस शो में हम शामिल करेंगे आपके सवालों को। इसी के साथ मुंबई स्टूडियो से मेरे सहयोगी प्रशांत भी मौजूद हैं और हम दोनों मिलकर आपके सवालों को शामिल करेंगे इस शो में। सवाल पूछने का तरीका सबसे पहले आपको बता देते हैं। अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो सवाल पूछने का तरीका बेहद ही आसान है। ये फ़ोन लाइन नंबर है, इस पे आप अपने सवाल व्हाट्सएप कीजिए या फिर हमें कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। और हम सोशल मीडिया पर भी मौजूद हैं, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम के जरिए भी आप अपने सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं। कुछ ही देर में हमारे साथ एक्सपर्ट भी शामिल होंगे जो कि आपको आपके सवालों का जवाब देंगे। और 11 बजे फिर हम आपके लिए लेकर आएंगे बाजार पर सबका अधिकार पर आप आपके लिए शो लेकर आएंगे और उस पर भी आप अपने सवाल हमसे पूछ सकते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और पहले मार्केट पर एक बार नजर डाल लेते हैं। और आज काफी सुस्त शुरुआत होते हुए दिखाई दे रही है। बढ़त के साथ खुला था बाजार, लेकिन उसके बाद मुनाफा वसूली हावी है और 22,300 का भी जो लेवल है उसके नीचे अब कारोबार कर रहा है। जब शुरुआत हुई थी तो 22,400 के ऊपर हम खुले थे, लेकिन उसके बाद अब दबाव देखने को मिल रहा है और निफ्टी दिन की ऊंचाई से करीब 150 अंक नीचे आ चुका है। करीब 50 अंकों की कमजोरी दिखाई दे रही है निफ्टी में। बैंक निफ्टी में हालांकि रिकवरी आई है, हरे निशान में आ चुका है, लेकिन वहां पर भी हल्का दबाव ही देखने को मिल रहा है। आज बढ़त है आईटीसी में, ये है निफ्टी का टॉप गेनर। और आज दूसरे एफएमसीजी स्टॉक्स में भी हम तेजी देख रहे हैं। आईटीसी 6% ऊपर है, उसके बाद नेस्ले में करीब 2% की मजबूती, ब्रिटानिया में 1.5% की तेजी इस वक्त देखने को मिल रही है। वहीं आईसीआईसीआई बैंक, बजाज फाइनेंस और कोटक महिंद्रा बैंक भी करीब 1.5 से 1.5% की मजबूती के साथ इस वक्त कारोबार कर रहे हैं। गिरने वाले शेयरों पर नजर डालें तो पावर ग्रिड में कमजोरी है करीब 5% की। एनटीपीसी, अदानी पोर्ट्स, कोल इंडिया, अदानी एंटरप्राइजेस, ये कुछ ऐसे स्टॉक्स हैं जहां पर की 4 से 5% की वीकनेस हम देख रहे हैं। एडवांस डिक्लाइन रेशियो भी कमजोर है और मिड कैप, स्मॉल कैप स्टॉक्स में भी कमजोरी हावी है। अगर एडवांस डिक्लाइन रेशियो देखेंगे तो ज्यादातर स्टॉक्स हरे लाल निशान में कारोबार कर रहे हैं। हरे गिरने वाले शेयर के बढ़ने वाले शेयर के सामने लगभग 10 स्टॉक्स ऐसे हैं जो कि दबाव में कारोबार कर रहे हैं। तो एडवांस डिक्लाइन रेशियो बहुत ही नेगेटिव है इस बीच। तो बाजार में इस वक्त बिकवाली हावी है, थोड़ा रिकवरी करने की कोशिश जरूर कर रहा है, लेकिन फिलहाल जो ओवरऑल ट्रेंड नजर आ रहा है वो बिकवाली का ही, यहाँ पर कमजोरी का ही देखने को मिल रहा है आज के लिए बाजार में। चलिए अब एक्सपर्ट को भी शामिल करते हैं। हमारे साथ दोनों ही मेहमान मौजूद हैं। जियोजी फाइनेंशियल से गौरांग शाह जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं और द स्ट्रीट से कुणाल रामभिया हमारे साथ मौजूद हैं। आप दोनों का ही बहुत बहुत स्वागत है शो पर। कुणाल जी, बाजार पर पहले बताइए आपका क्या व्यू बन रहा है। कल की जो कमजोरी थी वो आज भी कंटिन्यू होते हुए नजर आ रही है। हालांकि एक दायरे में कारोबार कर रहा है बाजार, लेकिन उतार चढ़ाव बना हुआ है। ऐसे में किन लेवल्स पर नजर रखें? गुड मॉर्निंग पूजा, गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। सो अगर हम निफ्टी की बात करें तो हमने करीब करीब 6 से 7 दिनों का एक साइडवेज कंसोलिडेशन बिहेवियर देखा है। अगर सपोर्ट की बात करें तो 22,250 पे इसका सपोर्ट है और 22,350 से 400 के लेवल पे एक रेजिस्टेंस बन रहा है। इसी सीमित दायरे में मार्केट एज ऑफ नाउ काम कर रहा है। बट अगर हम साइडवेज काउंटर्स की बात करें या फिर मिड कैप काउंटर्स की बात करें तो वहाँ हमने अच्छी एक बिकवाली भी देखी है, प्रॉफिट बुकिंग भी देखी है और कहीं ना कहीं वो ट्रेंड जो मैसिव सा बड़ा सा पॉजिटिव ट्रेंड था वो शायद अब यहाँ कहीं हॉल्ट भी लेगा और थोड़ा रुकेगा भी, और वो शायद जरूरी भी था। अगर हम निफ्टी की बात करें तो जब तक ये सपोर्ट लेवल ब्रिज नहीं होता विच इज 22,250, आई थिंक इंडेक्स पे तो बाय ऑन डिप की रणनीति अडॉप्ट कर सकते हैं। और हमें यहाँ पे खास एहतियात ये बरतनी होगी कि इंडेक्स देख के हम स्टॉक ट्रेड ना करें। जो भी स्टॉक ट्रेड हो रहे हैं उसी के इंडिविजुअल चार्ट्स देख के हमारा व्यू होना चाहिए। बट या ओवरऑल मार्केट में यहाँ से साइडवेज बेरिश व्यू डेवलप हो सकता है अगर ये सपोर्ट लेवल जो मैंने बताया वो ब्रेक होता है तो। ठीक है, तो ये है इंडेक्स पर नजरिया इस वक्त थोड़ी सी चिंता गहराती हुई बाजार को लेके। चलिए पहले कॉलर को अपने साथ जोड़ते हैं। हरिओम जी हमारे साथ हैं। हरिओम जी नमस्कार, कहां से बात कर रहे हैं? गुड मॉर्निंग सर, मैं महाराष्ट्र मुंबई से बोल रहा हूँ। जी जी, पूछिए क्या जानना चाहते हैं? सर मेरे पास बंधन बैंक के शेयर है 4,000। ठीक है, किस 200 लेवल के पे भाव लिया से आपने? मैंने खरीदा था, 202 रुपए के भाव से खरीदा था मैंने। ठीक है, बंधन बैंक आपने 202 के भाव पे खरीदा था। चलिए कोई नजरिया आपका लॉन्ग टर्म का या शॉर्ट टर्म नजरिया चाहते हैं? लॉन्ग टर्म के लिए लिया था। ठीक है, तो फिलहाल तो हम देख रहे हैं कि आपके भाव से काफ़ी नीचे है ये स्टॉक का।
गौरांग सर, नमस्कार। जरा बताइए बंधन बैंक पे हरिओम को क्या सलाह होगी? धन्यवाद प्रशांत आपका, और आप सभी को शुभ प्रभात हमारे तरफ से। इनका नजरिया क्या था ये ठीक से मैं सुन नहीं पाया लॉन्ग था। टर्म नजरिया है सर, लंबी अवधि का नजरिया है। ठीक है, तो पहले तो बंधन बैंक के ऊपर हमारी बुनियादी तर्क के आधार पर खरीदारी की राय है प्रशांत। और ये मैं लंबी अवधि की बात कर रहा हूँ, और लंबी अवधि का मतलब होता है 12, 16, 18 महीने या फिर उससे ज्यादा। लक्ष्य के रूप में अगर आप हमें पूछते हैं तो फिलहाल जो नतीजे हमने देखे हैं उसके आधार पर 228, 230 तक के लक्ष्यांक निर्धारित किए हैं। अब इनका निवेश 205 के आसपास, मौजूदा स्तर 185 के आसपास। ये बैंक वित्तीय क्षेत्र, निजी वित्तीय क्षेत्र का एक बैंक है जो कि छोटी मझोली बैंक मानी जाती है। और अक्सर हमने देखा है प्रशांत के नतीजों के आधार पर एक तिमाही में बहुत ही अच्छे नतीजे आते हैं, दूसरी तिमाही में बहुत ही खराब नतीजे आते हैं। तो ये जो उठापटक आप देख रहे हैं बंधन बैंक के शेयर के भाव में, ये इस नतीजों की वजह से है। तो आपके पास पहले तो जोखिम झेलने की क्षमता बहुत ही ऊपर की तरफ चाहिए, क्योंकि सुधार होने के आसार पूरे पूरे नजर आते हैं, लेकिन उसके लिए समय लगेगा। इस तर्क के आधार पर मैं इनको कहूंगा कि आपकी समय सीमा जो है वो कम से कम 1.5 से 2 साल रखिए। और अगर नतीजे निरंतर बेहतर आ जाएंगे तो स्वाभाविक है ये जो लक्ष्यांक हमने 228, 230 के रखे हैं उसको ऊपर की तरफ साथ देंगे। ठीक है, तो ये है सलाह आपके शेयरों पर। धर्मेंद्र जी भी हमारे साथ जुड़े हैं दिल्ली से, अगले कॉलर। धर्मेंद्र जी नमस्कार, सवाल पूछिए अपना। या हेलो, गुड मॉर्निंग। मेरा एक्चुअली डिश टीवी का क्वेश्चन है। मैंने 1500 शेयर्स लिए हैं एट द प्राइस ऑफ 22। सो अभी नीचे जा रहा है। सो जस्ट वांट टू नो कि इसका नजरिया अगर लंबा रखें तो 20-30% मिल सकता है क्या प्रॉफिट्स में? नहीं, लंबा, जी लंबा नज़रिया रखने लायक कंपनी तो नहीं चूज़ की आपने धर्मेंद्र जी, क्योंकि डिश टीवी तो देखिए, अगर कंपनी चूज़ करने से पहले एक चीज़ तो हमें देख लेनी चाहिए कि नंबर्स कैसे आ रहे हैं, नतीजे कैसे आ रहे हैं अर्निंग्स के। और डिश टीवी के नंबर्स काफ़ी समय से बहुत ज़्यादा कुछ अच्छे नज़र नहीं आ रहे हैं। थोड़ा हाई लेवल्स पे आपने यहाँ पर बाउंस बैक के लिए प्ले करने की कोशिश की, लेकिन देखिए उसका भी आपको फ़ायदा नहीं मिला और 3.5% ये स्टॉक नीचे आ चुका है। गौरांग जी, कवरेज में तो नहीं आऊँगी अब आई एम श्योर आपकी ये कंपनी डिश टीवी, लेकिन डिश टीवी जैसे और भी सारे कंपनी हैं जिसमें कि रिटेल निवेशक एंट्री लेकर कहीं ना कहीं फंस जाते हैं, उन्हें आप क्या सजेस्ट करेंगे और डिश टीवी में भी क्या राय होगी आपकी? आप ही के चैनल के द्वारा एक मुहिम चली है, शेयर मार्केट सबका अधिकार, और लोगों को जागरूक करने का प्रयास जो आपने शुरू किया है उसका एक हिस्सा बनने के लिए मैं बहुत ही भाग्यशाली हूँ। और अब निरंतर हम ईटी नाउ स्वदेश के माध्यम के द्वारा लोगों को, निवेशकों को जागरूक करने का प्रयास करते हैं कि आप सक्षम, अच्छी और मजबूत कंपनियों में निवेश करें। अच्छी कंपनी के छोटी मात्रा में शेयर्स लें, लेकिन अनजान कंपनी जो कि इक्का दुक्का भाव पे चल रही हो उसके शेयर्स आप कोई भी मात्रा में खरीद ले और ये उम्मीद रखें कि आपको 25-30% का मुनाफा हो, तो ये मेरे ख्याल से थोड़ी आपकी जो समझ है उसको दुरुस्त करने की जरूरत है। पहले तो इन्होंने 22 रुपए में खरीदा और मौजूदा स्तर 18 रुपए का है। मुझे नहीं पता इन्होंने क्या सोच करके अपने आप या फिर किसी के कहने पर निवेश किया या फिर सिर्फ भाव देख करके निवेश किया। तो ये अगर मसला है तो आपको अपना निवेश जो है उस पर दोबारा आत्मचिंतन करना चाहिए। कवरेज नहीं है पूजा, इसलिए विशेष रूप में टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन एक बात स्पष्ट रूप से कहना चाहूंगा। पहले तो हम इलेक्शन, चुनाव बहुत ही नजदीक आ रहे हैं, धीरे धीरे जैसे दिन, हफ्ते, महीने गुजरते जा रहे हैं, उसको लेकर के बाजार में उठापटक बहुत बढ़ सकती है। और खास करके जो छोटे और बहुत ही छोटे यानी कि स्मॉल कैप और माइक्रो कैप स्टॉक्स है उसमें उठापटक और भी तीव्र हो सकती है, क्योंकि ये बहुत तीव्र गति से चल चुके थे और नतीजे जो इनको आए थे ये कहीं भी आपको आश्वासन नहीं दे रहा था कि ये भाव क्या वास्तविकता में जरूरी ना होना। तो आप सोचिए, अगर आप परिवर्तन करना चाहते हैं आपके निवेश में, तो मेरी राय में अशोक लेलैंड जैसी कंपनियां हैं, L&T फाइनेंस जैसी कंपनियां हैं, एनसीसी लिमिटेड जैसी कंपनियां हैं जो कि स्मॉल कैप में आती हैं लेकिन बैलेंस शीट काफी सक्षम और मजबूत है।
विशेष टिप्पणी नहीं करूंगा डिश टीवी पर क्योंकि कवरेज नहीं है। बहुत इंपॉर्टेंट बात आपने गौरव जी यहाँ पर हमारे दर्शकों के लिए बताई कि अब इलेक्शन नज़दीक आ रहे हैं। स्मॉल कैप, माइक्रो कैप, मिड कैप जैसी कंपनियों में उतार चढ़ाव भारी दिखेगा, तो रिटेल निवेशकों को ये सलाह है कि अच्छी कंपनियों में पैसा लगाएं, जिससे वो इस तरह के नुकसान से बच सकें। और अगर आप बेहतर कंपनियों में, तो निफ्टी 50 ब्लू चिप कंपनियां हैं, अच्छी बेहतर कंपनियां, बैलेंस शीट वाली कंपनियां हैं, अब वहां पर लार्ज कैप कंपनियों में आपके पैसे थोड़े सेफ रह सकते हैं। तो उन कंपनियों पर, अच्छी फंडामेंटल कंपनियों पर नजर रखिए। अभी फिलहाल इन कंपनियों से दूर रहने की सलाह, क्योंकि ऑलरेडी काफ़ी चल चुकी हैं और अब यहाँ से उतार चढ़ाव बन सकता है। चलिए, यह है सलाह डिश टीवी पर। एक छोटे से ब्रेक के लिए हम यहाँ पर रुकेंगे, लेकिन और हमारे साथ जुड़ चुके हैं adlitic.in के आदित्य अरोड़ा साहब। आदित्य, गुड मॉर्निंग। प्रशांत बात कर रहा हूं, बताइए आज आपकी ऑप्शन की रणनीति क्या होगी? वेरी गुड मॉर्निंग प्रशांत जी। देखिए, मेरी स्ट्रैटेजी आज के साइड बुलिश साइड रहेगी, और भले ब्रॉडर मार्केट में गंभीर करेक्शन चल रहा है, बट लार्ज कैप्स में आप देखें तो बहुत अच्छा एक्यूमुलेशन चल रहा है। तो बजाज फाइनेंस पे लॉन्ग करेंगे, 6500 का कॉल बाय करेंगे जो अभी 146 चल रहा है, और 6600 का कॉल सेल करेंगे जो अभी 100 चल रहा है। इसमें मैक्सिमम लॉस पोटेंशियल है 5700 और मैक्सिमम प्रॉफिट पोटेंशियल है 6800। तो स्टॉक ऊपर जाएगा तो पैसा बनेगा। बहुत शुक्रिया करेंगे आदित्य आपका इस ऑप्शन की रणनीति के लिए। बजाज फाइनेंस में 6500 की कॉल खरीदने की सलाह, जो कि 146 के भाव पे आपको मिल रही है। अधिकतम नुकसान इसमें 5700 तक का, और अधिकतम जो मुनाफा है वो 6800 तक का हो सकता है। आदित्य अरोड़ा की ये ऑप्शन की रणनीति है। लेकिन यहाँ एक सेबी का रिस्क डिस्क्लोजर भी हम आपके सामने रख रहे हैं। एफएनओ ट्रेडिंग यानी वायदा बाजार की जो ट्रेडिंग है, उसमें 10 में से 9 लोगों को नुकसान होता है। और नुकसान का दायरा किस तरह का होता है, ये रिस्क कितना बड़ा होता है, ये भी हमने आपके सामने रखा। तो बहुत सोच समझकर निवेश करें। बहरहाल बढ़ते हैं आगे हेल्थ केयर की। वहां पहुंचकर डीएलएफ के मैनेजमेंट से खास बातचीत की ईटी नाव और ईटी नाव स्वदेश के एडिटर इन चीफ निकुंज डालमिया ने। हमारे साथ डीएलएफ के टॉप मैनेजमेंट जुड़ रहे हैं ईटी नाउ स्वदेश पे। त्यागी साहब और खट्टर साहब, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत, शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। शुक्रिया। हमारे दर्शक जानना चाहते हैं कि थोड़ी सी हिस्ट्री इस जगह के बारे में, थोड़ी सी इस कंपनी के बारे में। वो कहते हैं ना, जब मैं छोटा बच्चा था डीएलएफ और गुड़गांव आता था, मगर वहाँ पे जंगल ही दिखता था और छोटी सड़कें दिखती थी और छोटे छोटे घर दिखते थे, मगर अब माशाल्लाह देखिए बड़ी बड़ी इमारतें। तो ये कमाल कैसे हुआ? ये इसमें कोई कमाल नहीं है, इसमें जो इंग्लिश में बोलते हैं लेबर ऑफ लव। हाँ जी, हाँ जी। इसमें पिछले 30 साल का डीएलएफ ने बहुत मेहनत करी है, जो आज आप देख रहे हैं। इसमें एक हम कहावत अपने टेनेंट्स को और लोगों को बोलते हैं कि ताजमहल को 14 साल लगे थे बनने में, जी हाँ जी, बट जब बन गया तो इट बिकेम अ वंडर ऑफ द वर्ल्ड। जी हाँ जी, हाँ जी। वही ऐसा है, इसको 20-25 साल लगे, बट अब ये वो है जो पिछले सालों में क्रिएट किया है। पर ताजमहल 14 साल में बन गया था, यहाँ तो एक्सपेंशन होता ही रहा है, होता ही रहेगा, कंटिन्यूस बन रहा है। कितने और साल चलेगा? ये तो आई थिंक एक्सपेंशन तो हमारे पास अभी काफ़ी ज़मीन और एफएआर वगैरह है, और गॉड इज़ काइंड अभी डिमांड भी काफ़ी अच्छी है। तो आई थिंक एक्सपेंशन अगले 4-5 साल तो इसी पेस पे चलता रहेगा। तो त्यागी साहब, पब्लिक इन्फॉर्मेशन है, आपने कहा है कि आपकी जो ग्रोथ रहेगी मिड टीन्स में रहेगी, जी 15 से 18, 14 से 18 के बीच में। पर ये जब आपने हमें ये नंबर्स दिए थे, ये 2024 के बिगिनिंग में दिए थे। जी। आपने बोला था कि आप जो 1 साल में करेंगे, आपने 9 महीने में कर लिया। तो क्या मिड टीन्स को अर्ली 20s करने का समय आ गया है? नहीं, अभी नहीं आया है। आ जाएगा। देखिए, जैसे कहते हैं भगवान जो है बहुत काइंड रहा है लास्ट 3 सालों से, एंड होपफुली मैक्रो जो हमारी सिचुएशन है पूरे देश की, रियल एस्टेट स्ट्रक्चर की, हमारी कंपनी की, वो सपोर्ट कर रही है इस ग्रोथ को। सो हमें उम्मीद है कि ये जो ग्रोथ पाथ हमने एक तरह से अपना दर्शाया है अपने एनालिस्ट प्रेजेंटेशन वगैरह में, हम उस पर अडियर कर पाएंगे, एंड होपफुली जो आप कह रहे हैं वो आपके मुंह में घी शक्कर, लेकिन let's see। हम कहते हैं ऊपर वाला देता है, छप्पर फाड़ के देता है, मगर रियल एस्टेट बिल्डर छप्पर फाड़ के वर्ड तो यूज नहीं कर सकता। नहीं, छप्पर मार के नहीं कह सकते, बट एक चीज़ है जिसे हमें नहीं भूलना चाहिए कि
जैसे डिमांड बढ़ी है, मैक्रो इकोनॉमी बहुत स्ट्रांग हुई है, नंबर ऑफ क्रेडिबल डेवलपर्स जो मार्केट में वो रिलेटिवली कम है, तो इसलिए टू सम डिग्री जो बड़े डेवलपर्स हैं, जो ज़्यादा क्रेडिबल डेवलपर्स हैं, उनका शेयर एक डिस्प्रपोर्शनेटली बढ़ा है, इसमें दो राय नहीं हो सकती। तो अगर एक बेसिक बेंचमार्क यूज करें जीडीपी ग्रोथ जी और आपके हमारे देश में 4 से 5% इन्फ्लेशन है, जी तो 15% आपकी नॉमिनल ग्रोथ है। जी तो क्या मैं बोल सकता हूँ रियल एस्टेट सेक्टर में जो ग्रोथ रहेगी वह नॉमिनल जीडीपी के आसपास रहेगी? नॉमिनल से नॉमिनल प्लस तक होनी चाहिए, बिल्कुल। और क्या प्राइसेस भी उस हिसाब से चलेंगे? प्राइजेस उसी हिसाब से चलेंगी, प्लस प्राइजेस ऑल्सो इस पे डिपेंड करेगा कि मार्केट में एपेटाइट कितना है देने का। इन दोनों का कॉम्बिनेशन लेके प्राइजेस बढ़ेंगी। ताकि साहब हम जब बात करते थे इलेक्ट्रॉनिक सिटी की तो पहले बैंगलोर का बैंगलोर नाम में आता था, मगर अब हम देखते हैं कि गुड़गांव या गुरुग्राम के अंदर भी स्टार्टअप्स हैं, ग्लोबल डिलीवरी सेंटर्स आ रहे हैं, काफ़ी बड़ी आईटी कंपनीज का यहाँ पे सेंटर्स है। आईटी के अंदर स्लो डाउन आ रहा है, तो जब इस प्रकार का बड़ा स्लो डाउन आता है तो आपको क्या लगता है डिमांड पे असर नहीं पड़ेगा? तो ऐसे है कि ये आईटी सेक्टर अब बहुत बड़ा हो गया है, इसको 3-4 पार्ट्स 5 पार्ट्स में डिवाइड करना पड़ेगा। जो ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स हैं वो स्लो डाउन नहीं हुआ है, अच्छा, और उन्हीं से ही काफ़ी ग्रोथ आ रही है वो। और ये जो न्यू एज कंपनीज हैं विच आर कॉल्ड दोज मैग्निफिसेंट 7 इन द यूएस, ऐसी कंपनीज काफ़ी ज़्यादा आ रही हैं। जो थर्ड पार्टी सर्विस प्रोवाइडर थे उसमें पिछले 4 साल के ग्रोथ के बाद पिछले 1-1.5 साल का स्लोनेस आई है, बट हमें लगता है वो जब वेस्टर्न वर्ल्ड में आईटी की एक्सपेंडिचर थोड़ा बढ़ना शुरू होगा वो अपने आप पिकअप हो जाएगा। हमने डिमांड भी देखी है ऊपर और इन्फ्लेशन भी ऊपर जाती देखी है। जी तो डेवलपर्स का मानता था जी हम दाम इसलिए बढ़ाए ना बिकॉज इन्फ्लेशन आ रही है। अब इन्फ्लेशन कंट्रोल में आ रही है, तो क्या जो बिल्डर्स जो प्राइस हाइक ले रहे थे क्या वो भी कम हो जाएगी? देखिए, ऐसा है कि बिल्डर्स प्राइस हाइक ले रहे थे, आई थिंक एक मे बी शायद सही तरीका नहीं है। मार्केट एक सर्टेन डिग्री ऑफ प्राइसिंग और प्राइसिंग मूवमेंट सपोर्ट कर रहा था और कर रहा है, क्योंकि अगर आप देखें कि जो सेकेंडरी मार्केट होता है, जो कि जिसका प्राइस मूवमेंट ज़्यादा सेकुलर होता है, वहाँ भी प्राइसेस बढ़ रही थी और बढ़ रही हैं। मे बी शायद पेस 19-20 हो सकती है। सो आई थिंक क्योंकि एक ओवरऑल जो हमारा टारगेट मार्केट है हमारे सेगमेंट का, उसमें एक ऑप्टिमिज्म है, अपने प्रति विश्वास है, देश के प्रति विश्वास है। सो आई थिंक एक सर्टेन डिग्री ऑफ प्राइस मूवमेंट तो चल रहा है। जाहिर है वो ऐसा नहीं होना चाहिए कि इट बिकम्स अनअफोर्डेबल उस टारगेट सेगमेंट के लिए, बट आई थिंक एक जनरल एक प्राइसिंग रोबस्टनेस तो डेफिनेटली मार्केट में है, और मेरे विचार में एटलीस्ट अगले 2-2.5 साल तो रहनी ही चाहिए। मगर ऐसा क्यों है कि कोविड के बाद जो हमने अप्रिसिएशन देखा है एनसीआर रीजन के अंदर और स्पेशली गुड़गांव और इस पर्टिकुलर ज्योग्राफी के अंदर मैक्सिमम अप्रिसिएशन देखने को मिला? शायद एनसीआर में पिछले 10 साल जो था उसके पहले वाला वर्स्ट हिट था। अच्छा, इन टर्म्स ऑफ प्रोजेक्ट्स अबेंडन, इन टर्म्स ऑफ डेवलपर्स जो डिफरेंट तरीके की प्रॉब्लम में फंस गए, तो शायद एनसीआर में जो नेगेटिविटी थी सबसे ज़्यादा थी, तो बेस इफेक्ट भी टू सम डिग्री आया है। तो अगर आप किसी प्रोडक्ट में देखें कि 2021 से 24 में प्राइस मूवमेंट आपको लगेगा बहुत है, लेकिन 2014 से 24 देखेंगे तो कहीं ज़्यादा मॉडरेट लगता है। तो एक 8-9 साल का एक नेगेटिविटी थी जिससे शायद मार्केट जो है वो उभरा है।